हाँ डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं पुनः आपके सामने बीपीएससी एवं यूपीएससी के सिलेबस पर आधारित कंसेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित कुछ विषयों को लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ आने वाले एग्जाम में आपको इससे पूर्ण सहायता मिलेगी। यह बहुत ही कंसेप्चुअल बिंदु है। वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी इस बिंदुओं को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इन बिंदुओं को स्पष्ट करना आवश्यक है। इसलिए मैं आपके सामने कुछ बिंदुओं को प्रस्तुत कर रहा हूं। वो इस प्रकार से हैं। अभी मैं 7 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। वो है 7 बिंदु हैं। जनजाति की परिभाषा और प्रजाति की परिभाषा, प्रजातिवाद, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृतिकरण और संस्कृति संपर्क। इन 7 बिंदुओं को मैं आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालूंगा। और पहला बिंदु है जनजाति। अब जब हम एंथ्रोपोलॉजी की चर्चा करते हैं तो जनजाति की चर्चा के बिना एंथ्रोपोलॉजी की चर्चा संभव नहीं है। इसलिए हम जनजाति की परिभाषा के साथ साथ उसमें और भी बहुत चीज़ों का समावेश है, उस बिंदु पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। जनजाति का तात्पर्य है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे अंतर्विवाही समूह जिनमें समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है, टोटेम संबंधी विश्वास पाया जाता है और जिसकी अपनी भाषा और संस्कृति होती है। ये 5 प्रकार के गुण जिनमें पाया जाता है, जिन समूह में पाया जाता है, उन्हें ही जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये 5 गुण क्या क्या हुए? अंतर्विवाही समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास स्थान, समगोत्रीय विवाह का निषेध। समगोत्रीय विवाह का निषेध का मतलब है एक समान गोत्र। जनजातियों में ऐसा विश्वास है कि एक गोत्र के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें आपस में भाई बहन का संबंध पाया जाता है और वो लोग की उत्पत्ति एक है, इसलिए उनमें रक्त संबंध जो है भाई बहन का पाया जाता है। इसलिए उन एक समान गोत्र में शादी विवाह संभव नहीं है, इसलिए समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। और टोटेम संबंधी विश्वास भी पाया जाता है और जिसकी अपनी भाषा एवं संस्कृति हो। अब हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक संथाल जनजाति बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। मुंगेर के खड़गपुर से है, उस एरिया में भी हैं। तो इन संथाल जनजाति में की अपनी भाषा और संस्कृति है। भाषा है जैसे उनमें विवाह को बापला बोला जाता है। बापला मतलब विवाह होता है, ठीक है। अब जैसे उसमें जो उनकी अपनी लिपि है वो ओल्ड चिकी नाम से जाना जाता है, जो 1925 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा रचित है। तो ऐसी अवस्था में संथाल जनजाति की अपनी भाषा और संस्कृति है, इसलिए वो जनजाति की श्रेणी में आते हैं। यानी कहने का मतलब है वैसे कोई भी समूह जिनमें यह 5 गुण पाया जाता है वो जनजाति की श्रेणी में आएंगे। सामान्य तौर पर मैंने इसको इसलिए परिभाषित किया हूँ, सामान्य तौर पर जब लोगों से पूछा जाता है कि जनजाति का तात्पर्य क्या है तो बोलते हैं कि जंगल में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। ऐसा जंगल में रहने से अगर कोई जनजाति होता तो बहुत लोगों की पोस्टिंग जो है सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जंगल में हो जाता है, तो जनजाति हो जाएगा या जंगल के आसपास का होगा। अपने घर के आसपास 150 पेड़ लगा लेंगे तो जंगल के निवासी हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं। बात यहाँ पे ये 5 गुण जिनके पास में है, ये 5 चीज़ों को जो पूर्ति करते हैं वही जनजातीय श्रेणी में आएंगे। अब चलते हैं अगले बिंदु पर, प्रजाति पर। प्रजाति की परिभाषा क्या है? ये दो चीजें रेशियल फैक्टर है। प्रजाति का तात्पर्य आनुवांशिक गुणों पर आधारित, मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, आनुवांशिक गुण, आप समझ रहे हैं, आनुवांशिक गुणों पर आधारित पाए जाने वाले निश्चित शारीरिक लक्षण। और ये लक्षण आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। यह एक विशाल समूह है। जैसे हम चर्चा मान लीजिए करते हैं
बहुत सारे कि मंगोलाइट प्रजाति की हम चर्चा करते हैं तो मंगोलाइट प्रजाति की शारीरिक लक्षण होता है फेस चपटा हो, नाकें चपटी हो, आईब्रोज होता है भौंद हो, एपिकैंथिक फोल्ड हो, चेहरे पर कम बाल हो, रंग गोरापन और पीलापन लिए हुए, बाल सीधे काले एवं घने। ये जो शारीरिक विशेषताएं हैं इस विशेषताओं से भरपूर है और ये अनुवांशिक गुण है। उनके बच्चे में भी यही गुण पाया जाएगा, उनके आने वाले हर पीढ़ी में ये गुण पाया जाएगा, चाहे वो पृथ्वी के किसी भाग में निवास करते हो। तो ये निश्चित शारीरिक लक्षण जो अनुवांशिक गुणों पर आधारित होते हैं, ऐसे समूह को एक प्रजाति का माना जाता है। ऐसे विश्व में मूल रूप से 3 प्रजाति पाई जाती है, कॉकेसाइट, मंगोलाइट और निग्राइट। ये 3 रूप से ये 3 प्रजाति ही पूरे विश्व में मौलिक रूप से पाए जाते हैं। ऐसे विभिन्न विद्वानों ने स्वयं स्वयं पर विभिन्न प्रजातियों का इन्होंने वर्णन किया है। मजुमदार हैं, क्रोवर हैं, हक्सले हैं। तो एक अब तो ये एक्चुअली ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। जब मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पर आऊँगा तो इस पर भी मैं भी विस्तार से चर्चा करूँगा। अब अगला बिंदु आ जाता है प्रजातिवाद। डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत लोगों के सुना होगा प्रजातिवाद, जातिवाद, फलनावाद, है बात वो बात। उसी तरह से प्रजातिवाद है। प्रजातिवाद क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं प्रजातिवाद का मूल क्या है? मूल है आर्यवाद। आर्यवाद से नाजीवाद, नाजीवाद से प्रजातिवाद। आज भी अभी वर्तमान आप देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत सारा ये सब चीज़ होता था, काले गोरे का भेदभाव होता है। ये प्रजाति विशेषताओं के कारण होता था, प्रजातिवाद आधारित था। निगरों पर बहुत विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए हैं, ये सब प्रजातिवाद के कारण हुआ है। तो प्रजातिवाद क्या है? इसका एक सिंपल सा परिभाषा है, अवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। अवैज्ञानिक तथ्य है, कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं। एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति से द्वेष रखना, उससे घृणा करने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, अवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति के बीच जो भेदभाव है, जो भेदभाव में विश्वास करता है या भेदभाव की उत्पत्ति करता है, वही प्रजातिवाद है। इसके पीछे 4 अवैज्ञानिक कारण तथ्य है जिसके आधार पर लोग ऐसा करते हैं। सभी अवैज्ञानिक तथ्य है, विज्ञान ने इसको प्रूफ नहीं किया है, वास्तविकता नहीं। ये वैज्ञानिक चार क्या तथ्य है? ये है उत्तम रंग का आधार। उत्तम रंग मतलब कुछ लोग गोरे हैं पृथ्वी पर, कुछ काले हैं, कुछ गोरापन पीलापन लिए हुए हैं। सब भूगोल के कारण है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विपुल पाए जाते हैं। इसमें व्यक्तियों का कोई दोष नहीं है, ये भौगोलिक दशा के कारण होता है। कोई गोरा है, कोई काला है। आप जानते हैं वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूफ किया है। त्वचा में मेलेनिन की मात्रा के कारण एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से उसकी कमी और अधिकता के कारण से लोग गोरे अथवा काले पाए जाते हैं। और फिर इसके पीछे भौगोलिक कारण है। गर्म प्रदेश के लोगों में मेलानिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण वो उनका त्वचा का रंग काला होता है। आज जिस क्षेत्र में ठंडा होता है, बर्फीला होता है, वहाँ के लोगों में क्या है, त्वचा में मेलानिन की मात्रा कम पाया जाता है, इस कारण वो उनका रंग गोरा होता है। इसके पीछे कोई भी सिर्फ ये वैज्ञानिक कारण है, ये भौगोलिक कारण है, इसमें भेदभाव का कहीं कोई बात नहीं है। दूसरा बिंदु है कि ये मानसिक योग्यता का आधार। कुछ लोगों का मानना है जिनका क्रेनियल डेंसिटी, कपाल का घनत्व अधिक है, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जिनका क्रेनियल डेंसिटी कम है, वो बुद्धिमान कम होते हैं। ऐसी बात नहीं है, वैज्ञानिक रूप से प्रूव किया जा चुका है कि क्रेनियल डेंसिटी बड़ा हो या छोटा हो, अगर एक समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे
किसी भी प्रजाति को वो समान रूप से विकसित करेगी। एक समान संसाधन में विकास एक समान होगा, इसमें क्रेनियल डेंसिटी का कहीं कोई भूमिका नहीं है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता का आधार, सांस्कृतिक श्रेष्ठता का मतलब है कि जितने भी पृथ्वी पर हम लोग चीज देख रहे हैं, जो बना हुआ है, जो सामने में आज हमारे विकास जो कर रहे हैं, उसमें सभी प्रजातियों का योगदान है। किसी एक प्रजाति से संस्कृति नहीं बनी है। किसी ने बैलगाड़ी बनाया, किसी ने हवाई जहाज बनाया। ये सब मिलकर हमारी प्राकृतिक सुंदरता है, किसी एक चीज से नहीं है, और उसमें सभी का योगदान है। कोई आदमी कुछ न कुछ बनाया ही, कोई ईंट बनाता है, कोई मकान बनाता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो सुंदरता है, वो सभी में, ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, इसमें सभी का कोई योगदान है, किसी एक प्रजाति का इसमें नहीं है। संस्कृति के निर्माण में किसी एक प्रजाति का योगदान नहीं है, सभी प्रजातियों का समान रूप से इसमें योगदान है। आगे है रक्त की उच्चता एवं शुद्धता का था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह प्रमाणित हो चुका है, कोई भी रक्त शुद्ध अथवा उच्च का कोई मापदंड नहीं है। रक्त 4 प्रकार के, 4 ग्रुप हैं, ए, बी, AB और O रक्त, और यह सभी प्रजातियों में पाया जाता है। फ्रीक्वेंसी कम अधिक हो सकता है, लेकिन ये चारों में पाए जाते हैं। इसमें उच्चता और निम्नता का कहीं कोई सवाल नहीं है। आप समझ गए होंगे प्रजातिवाद एक मिथक अवधारणा है, और इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। सभी मानव के संतान हैं, और उनके बीच भाईचारा का संबंध होना चाहिए। आधुनिक विचारधारा यही है। अब आते हैं अगला बिंदु, संस्कृति पर। जब एंथ्रोपोलॉजी की चर्चा करते हैं तो संस्कृति की चर्चा करना अपरिहार्य हो जाता है। इसके बिना एंथ्रोपोलॉजी का कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। संस्कृति क्या है? हम लोग कल्चर का सुबह शाम चर्चा करते हैं, घर में होता है, बाहर में होता है, चौक पर होता है, चौराहे पर होता है, लेकिन मूल रूप से संस्कृति क्या चीज है उसको जानना बहुत जरूरी है। संस्कृति का एक परिभाषा, सामान्य परिभाषा है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ठीक है, मानव निर्मित भाग है। पर्यावरण में बहुत सारे चीज हैं, मिट्टी है, प्राकृतिक तत्व है। अगर मिट्टी से हम बर्तन बनाते हैं तो क्या हो गया? संस्कृति। अब संस्कृति के सूत्र हम लोग परिभाषित करें। मानव ने अपनी शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने भी भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का निर्माण किया, वे सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। भौतिक वस्तु से तात्पर्य है उपकरण है, औजार है, कोई भी चीज जिसको हम छू सकते हैं, मूर्त रूप है, वे सभी भौतिक है। और भौतिक वस्तु से क्या तात्पर्य है? प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, विश्वास, मूल्य, धर्म इत्यादि। धर्म भी हमारे संस्कृति का ही अंग है। मानव ने धर्म का निर्माण किया है। किस लिए निर्माण किया है? अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए। धर्म से हमें मानसिक बल मिलता है। जब हम विपत्ति में होते हैं तो धर्म को याद करते हैं तो हमें क्या होता है? मानसिक बल मिलता है, हमें प्रेरणा मिलता है, विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हम लोगों ने धर्म का निर्माण किया। चूंकि मैंने निर्माण किया, चूंकि मानव ने इसका निर्माण किया, इसलिए संस्कृति का एक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला बिंदु पर। सभ्यता, सिविलाइजेशन, दोनों में बहुत फर्क है। उसका एक भाग है सभ्यता, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? सभ्यता क्या है, सिविलाइजेशन क्या है? संस्कृति का जो भौतिक पक्ष है, संस्कृति के भौतिक पक्ष को संस्कृति के भौतिक पक्ष का क्रमिक विकास ये सभ्यता है। मिट्टी से बैलगाड़ी बनाए, मिट्टी से पहिया बनाए, पहिया से बैलगाड़ी बना, बैलगाड़ी से हवाई जहाज बना, ये जो क्रमिक विकास है यही सभ्यता है। सभ्यता में क्रमिक विकास का तत्व पाया जाता है, जबकि संस्कृति में ऐसा नहीं है। जब कोई मूल्य, विचार, परंपरा, ये जो हमारा संस्कृति है ना, इसको हम उसी रूप में बिना परिवर्तन के स्वीकार करते हैं। इसमें परिवर्तन स्वीकार नहीं है। कल को किसी दूसरा आदमी अपनी संस्कृति को लाएगा, कहेगा इसको मानो, तो हम सब क्या करेंगे? उसको डिनाई करेंगे, उस रूप में नहीं मानेंगे। जिस रूप में चला रहा है प्रथा परंपरा, हम लोग उसी रूप में उसको स्वीकार करते हैं, उसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन सभ्यता में परिवर्तन को आराम से स्वीकार करते हैं। पश्चिमी देश का कोई वस्तु हमारे देश में आएगा, हम उसको आराम से बाजार में खरीद लेंगे। आज हम लोग मोबाइल आराम से खरीद रहे हैं दूसरे देश के, उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन दूसरे देश के जब कल्चर की बात होगी, हम लोग उसका विरोध कर लेते हैं। हम लोग उसका आसानी से ये ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें परिवर्तन हमें स्वीकार नहीं हुआ। ये अंतर है संस्कृति और सभ्यता। अब अगला है बिंदु है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृति और संस्कृतिकरण ये दोनों दो चीजें हैं, ठीक है। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। मैं पूरा परिभाषा बोलता हूँ। प्रोफेसर श्रीनिवास जी का मानना है कि संस्कृतिकरण क्या है। उनके अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से प्रायः निम्न जाति के लोगों के द्वारा अपेक्षाकृत किसी उच्च जाति के लोगों के प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, विश्वास, मूल्य इत्यादि को अपनाया जाता है। यह जो प्रक्रिया है, अपनाने की प्रक्रिया, इसी को संस्कृतिकरण कहते हैं। बहुत विद्वानों ने इसे ब्राह्मणीकरण का भी नाम दिया, क्योंकि हमारे समाज में, जैसा कि हिंदू धर्म का समाज में वर्ण व्यवस्था है और जातीय संस्करण की स्थिति पाई जाती है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है और उसके वेशभूषा को अन्यत्र लोग भी अपनाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ इसी कारण से कुछ विद्वानों ने इन्हें ब्राह्मणीकरण का भी नाम दिया है। लेकिन यह किसी खास बिंदु के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ अपेक्षाकृत किसी उच्च जाति का बात कहा गया है। ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में अगर ब्राह्मण नहीं है तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होगी, दूसरे की संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया होगी ही। जो जहाँ पे अपेक्षाकृत उच्च स्थिति में लोग उसका अनुसरण करते हैं, यही है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। अब उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी विभाग में रहने वाले चमार एवं नोनिया जनजाति की राजपूत चौहान होने का दावा करती है। धीरे धीरे वो अपने आप को, ऐसा ही नहीं है, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ 1-2-3 जनरेशन के बाद उसे वैसी मान्यता भी मिल जाती है, क्योंकि उनका रहन सहन, खान पान, प्रथा परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, विचार इत्यादि जितने भी चीजें हैं वो पूर्ण रूप से अपना लेते हैं। वो पूर्ण रूप से उसके सांस्कृतिक तत्वों का ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें ऐसी मान्यता मिल जाती है। हमारे समाज जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, उसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आसान नहीं थी क्योंकि वर्ण व्यवस्था कठोर था।
लेकिन आज़ादी के बाद संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को काम में काफ़ी तेजी आई है। उसके पीछे क्या कारण है? संवैधानिक प्रावधान है, मौलिक अधिकार है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। पहले क्या था? पहले कोई जिस जाति से बिलोंग करता था तो जातिगत व्यवसाय को चुनता था, चाहे वो लाभप्रद है या नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद जब मौलिक अधिकार मिल गया तो उसको कोई भी लाभप्रद व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता मिल गई। ऐसी स्थिति में उसका आर्थिक सामाजिक विकास हो गया, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। अच्छे जूते पहन सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, चंदन टीका लगा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, तमाम मौलिक अधिकार मिल गए हैं। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है। आरक्षण दिया गया, संवैधानिक आरक्षण है, शैक्षणिक आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है, अनुच्छेद 330 के अंदर लोकसभा में आरक्षण है, 332 के अंतर्गत राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण है। इन सभी का लाभ उनको मिला। सरकारी नौकरी में आरक्षण है, विभिन्न प्रकार के शारीरिक योजनाओं में भी आरक्षण है। इस वजह से उनका सामाजिक आर्थिक विकास हुआ, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तेज होगी। ये तमाम बिंदु हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के लिए, और तमाम चीजें उत्तरदायी हैं। अब हम लोग आगे एक बिंदु है, 7वां और अंतिम बिंदु है संस्कृति संपर्क। ये दोनों दो चीज है। उससे पहले संस्कृति पढ़े, तब संस्कृतिकरण भी हम लोग पढ़े। अब संस्कृति संपर्क में जाते हैं। संस्कृति संपर्क क्या है? एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के संपर्क में आना और संपर्क में आके उस पर प्रभाव देना या प्रभाव को ग्रहण कर लेना, यही संस्कृति संपर्क है। इसको तीन रूप में, इसमें मुख्य रूप से तीन बिंदु है जिसको समझना जरूरी है। जहां कहीं भी कोई चर्चा आएगा, हर आदमी इस दुनिया में संस्कृति संपर्क से प्रभावित है। सिर्फ ट्राइब की बात नहीं है, हम और आप भी संस्कृति संपर्क से प्रभावित हैं। अगर हम लोग फुल पैंट पहनते हैं तो यह भी संस्कृति संपर्क की देन है, पश्चिमी संस्कृति का है देन है फुल पैंट। हम लोग को तो भारतीय परिवेश में धोती पहनना होता है, फुल पैंट नहीं है ना। डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना, ये भी पश्चिमी संस्कृति की देन है। तो हमारा संस्कृति संपर्क से हर आदमी प्रभावित है। मानव का गुण है, वह हमेशा मानव एक सामाजिक प्राणी है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ ही रहता है। अगर कहीं कोई आदमी बाहर जाता है तो वहाँ के समाज से जुड़ जाता है। अगर कोई आदमी भारत का विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, तो अमेरिका के सांस्कृतिक संपर्क में आ गया। गांव में यहाँ पर आता धोती पहन रहा था, वहां पर आकर जींस पैंट पहनने लगा, यही संस्कृति संपर्क है। तो संस्कृति का प्रभाव है, इसको तीन रूप में जाना, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग को पढ़ना है। संस्कृति संपर्क में क्या है? संस्कृति संपर्क भारतीय परिप्रेक्ष्य में तीन रूप में है। पहला ईसाईकरण है, दूसरा औद्योगिकरण एवं नगरीकरण है, और तीसरा क्या है? तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेज ने जहाँ जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य था वहाँ वहाँ पे ईसाईकरण हुआ। जब ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में प्रवेश हुआ तो उन्होंने ईसाईकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, और उनका टारगेट क्या था? जनजातीय क्षेत्र। क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग था जो शिक्षा से दूर था, अशिक्षित था, इसलिए वे लोग आराम से ईसाई धर्म को अपना लिए। कुछ प्रलोभन से, अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए, बहुत सारे कारणों से उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। ईसाईकरण की प्रक्रिया हुई तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव शुरू कर गया। इतना ही नहीं, 18वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योग की स्थापना होने लगी। उद्योग के लिए जगह चाहिए, शहर में तो बनेगा नहीं। तो जंगली क्षेत्र जहाँ पे था, जो वीरान जहाँ ज्यादा था, पॉपुलेशन कम था, उस क्षेत्र को चुना गया। और बहुत ही भाग्य की विडंबना यह है कि जिन क्षेत्र में जनजातीय लोग निवास करते थे उस क्षेत्र में क्या था? उस क्षेत्र में ही खनिज का अपार भंडार पाए गए। क्या हुआ? उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाने लगा। वो घर से बेघर हो गए, बहुत सारी जनजातीय समस्या उत्पन्न हो गई। उनके क्षेत्र में उद्योग की स्थापना होने लगी। उद्योग स्थापना होने से नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई।
जो जनजाति कल तक खुली हवा में सांस लेते थे, जंगल पे फल मूल कंद पर आधारित थे, अपनी कृषि थी, वो बेरोजगार हो गए। उद्योग लगने से औद्योगिक श्रमिक बन गए, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो ऋणग्रस्तता के जाल में फंस गए। उनके क्षेत्र में महाजनों का प्रवेश हो गया। महाजनों ने उनका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण शुरू कर दिया। संथाल आंदोलन इसी का परिणाम है। संथाल आंदोलन में जब उनके संथालों की जब अपनी जमीन छीन गई तो घर से बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, भूमिहीन हो गए, महाजन उनका शोषण करने लगे। संथाल आंदोलन हुआ 1855-56 में। ये हुआ औद्योगिकरण, नगरीकरण। और जब नगरीकरण हुआ तो आसपास के क्षेत्र में बाजार हो गए, बाजारीकरण भी होने लगे। सामान जो बनेगा उसको ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, बाजार चाहिए, महाजन का प्रवेश हो गया। तमाम जनजातीय समस्या के पीछे यही औद्योगिकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया है। इसको हम लोग विस्तार से इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे। जनजातीय समस्या, क्या है, जनजातीय समस्या के प्रकार क्या है, कारण क्या है, वहाँ पर संस्कृति संपर्क की बात है। ये हर जगह पर आएगा। पूरे एंथ्रोपोलॉजी में संस्कृति संपर्क आएगा, संस्कृतिकरण आएगा, सभ्यता आएगा, संस्कृति आएगा, प्रजातिवाद आएगा, प्रजाति आएगा, जनजाति आएगा। इसके बिना एंथ्रोपोलॉजी का चर्चा करना बेकार है। अगर इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आप एंथ्रोपोलॉजी का एक पन्ना भी लिख नहीं सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से सुने हैं और इसको फॉलो किए हैं तो आपको बहुत फायदा होगा आगामी चुनाव में। और मेरा तो मानना है कि 80% प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा हुआ है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज करके। आप देखें, जनजातीय विवाह एवं संस्कृति संपर्क, जनजातीय एवं संस्कृति संपर्क क्वेश्चन आ जाता है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इन 7 बिंदुओं को जो हमने चर्चा किया है आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इसको देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।